हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कोमल यादव। वेलकम यू ऑन माय चैनल लेट्स क्रैक टेट। तो जैसा कि हम पहले प्री ट्रिपल एस बी के साइको पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, तो ये पेपर है एन टी टी डी ट्रिपल एस बी का। तो चलिए शुरू करते हैं। इन योर क्लास यू फाइंड दैट सम स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड ए टॉपिक बिकॉज ऑफ द वाइड गैप इन देयर प्रीवियस नॉलेज। व्हाट वुड यू डू? आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसकी प्रीवियस नॉलेज में गैप है, मतलब उसको ज्ञान कम है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस टू हेल्प देम। उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करेंगे बिल्कुल। आस्क द पेरेंट्स टू अरेंज हेल्प एट होम। उसके माता पिता को बोलोगे कि उसको घर पे हेल्प करे। कंटिन्यू विद योर क्लासेस, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखोगे। सीक प्रिंसिपल्स हेल्प, प्रधानाध्यापक की हेल्प के लिए करोगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा कि उनके लिए एक्स्ट्रा अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज अरेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद है ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन हैव बिकम इन अटेंटिव इन द क्लास। बच्चों का एक ग्रुप है, वो क्लास में अटेंटिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोर अप्रोप्रिएट टू रिगेन देयर अटेंशन। इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी ठीक होगी कि वो क्लास में अपना ध्यान दे, अटेंशन दे? ए ब्रीफ फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे? नहीं। सस्पेंडिंग द क्लास फॉर दैट पीरियड, उस पीरियड के लिए क्लास को सस्पेंड कर देंगे। आस्किंग चिल्ड्रन टू बी अटेंटिव, बच्चों को अटेंटिव रहने के लिए बोलेंगे, कर सकते हैं। सेंडिंग द क्लास आउट फॉर गेम्स। तो चार ऑप्शन में सी ऑप्शन ठीक है कि हम बच्चों को अटेंटिव रहने के लिए बोलेंगे। इसके बाद है राज इज एक्सट्रीमली अनविलिंग टू शेयर एंड प्रेफर सॉलिटरी एक्टिविटी। राज अकेले एक्टिविटी करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहता है और चीज़ों के शेयर नहीं करता है। दिस इंडिकेट्स दैट ही इज़ ए पॉपुलर चाइल्ड, रिजेक्टेड चाइल्ड, जेलस चाइल्ड, ए हैप्पी चाइल्ड। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये रिजेक्टेड चाइल्ड, क्योंकि ऐसे बच्चे ही खुद को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। वो सोचते हैं कि उन ग्रुप में उनके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो अकेले एक्टिविटी करने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद है द इन विच स्टेज इज़ द फिजिकल ग्रोथ इज़ रैपिड। शारीरिक वृद्धि कौन सी स्टेज में सबसे तेज होती है? अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में, अडोलोसेंस में, स्कूल एज में। तो इन्फेंसी और अडोलोसेंस दोनों में ही फिजिकल ग्रोथ रैपिड होती है, लेकिन इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा होती है। इन्फेंसी होती है 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 5 वर्ष तक भी आप मान सकते हैं कि 3 साल तक बच्चे की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। अडोलोसेंस में भी तेज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फेंसी में होती है। तो यहाँ पे हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद है द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, मैकडूगल ने, पियाजे ने, नन ऑफ द अबव। तो पियाजे ने दिया था। मोरल डेवलपमेंट पियाजे ने दी थी। उसके बाद कोलरबर्ग ने उसका विकास किया था। इसके बाद द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड इज। बच्चे का पहला अध्यापक कौन होता है? प्री प्राइमरी स्कूल टीचर, पेरेंट्स, सोसाइटी, स्कूल टीचर। तो इसमें बी ऑप्शन पेरेंट्स ठीक हो जाएगा। बच्चे का प्राथमिक विद्यालय उसका घर होता है और उसका पहला शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। ए टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। एक अध्यापक में क्या होना चाहिए? उसके विषय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उस अध्यापक में ये सारे गुण होने चाहिए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेसन प्लान। लेसन प्लान का सबसे मेन पॉइंट कौन सा होता है? प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, नन ऑफ द अबव। तो लेसन प्लान बनाने के लिए स्टूडेंट को ही ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे कौन से हैं और उनके हिसाब से कैसे लेसन प्लान करना है। लेसन प्लान करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले वार्षिक योजना बनाते हैं, उसके बाद इकाई योजना बनाते हैं, उसके बाद पाठ्य योजना बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर ए टीचर। अध्यापक के लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन सा है? वर्क बुक्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल, एटलस, करिकुलम गाइड। अध्यापक का सबसे मेन करिकुलम गाइड होता है कि करिकुलम क्या है और उसके हिसाब से उसको कैसे पढ़ाना है और किन किन मटेरियल के साथ पढ़ाना है। तो इसमें करिकुलम गाइड सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज जनरली टर्म एज द पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन वंस डेवलपमेंट स्टेज। विकास के कौन से स्तर को कॉन्फ्लिक्ट पीरियड बोला गया? तो कॉन्फ्लिक्ट पीरियड अडोलोसेंस को बोला गया है। किसने बोला है? स्टैनले हॉल ने बोला है। स्टैनले हॉल ने बोला है कि किशोर अवस्था तूफान की, संघर्ष की अवस्था है। तो अडोलोसेंस को कॉन्फ्लिक्ट पीरियड बोलते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द एम ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। अडोलोसेंस में सबसे ज़्यादा चेंज होते हैं बच्चे में, उनके संवेग स्थिर नहीं होते हैं,
फिजिकल चेंज भी होता है, इमोशनल चेंज भी होता है। तो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला पीरियड एडोलेसेंस को माना जाता है। ये 12 या 13 से 18 वर्ष तक का माना जाता है। अडल्टहुड को हम 40 वर्ष तक मान सकते हैं। एडोलेसेंस और अडल्टहुड में 19 वर्ष के अडल्टहुड, 20 वर्ष के बाद 40 वर्ष तक अडल्टहुड को माना जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज़ द एम ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इन क्लासरूम टीचिंग। ग्रुप एक्टिविटी को क्लासरूम टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर, अध्यापक का वर्कलोड कम कर दे। टू मेक मोस्ट चिल्ड्रन पार्टिसिपेट लर्निंग, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ठीक है। टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट इफेक्टिवली, ठीक है। टू प्रोवाइड फ्रीडम टू स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा कि पीयर ग्रुप में, ग्रुप एक्टिविटी में सारे बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं और वो अच्छे से लर्निंग करते हैं। Which principle states that best learning takes place when the teacher is successful in arousing the interest of a student? सबसे कौन सा प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि सबसे बेस्ट लर्निंग, कि जब बच्चे इंटरेस्टेड हो तभी बच्चे सबसे अच्छा लर्निंग करते हैं। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। तो पहला ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि अभिप्रेरणा ही अधिगम का आधार माना गया है। और ये किसने माना है? स्किनर ने माना है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग में भी, अगर बच्चा मोटिवेटेड कुछ भी सीखने के लिए अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तो वो कभी भी नहीं सीखेगा, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले बच्चे को मोटिवेट करना है, इंटरेस्ट निकालना है कि बच्चा कुछ सीखे, उसके बाद ही आप पढ़ाना शुरू करोगे। इसीलिए ही प्रीवियस नॉलेज को देखा जाता है, पहले पूरे जो भी चीज़ हमें पढ़ानी होती है उसके बारे में बच्चों को बता के, कि ताकि उनका इंटरेस्ट आए और उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी लीस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू स्टार्ट ए डे इन स्कूल। स्कूल में एक दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी कौन सी होगी? मतलब सबसे कम जरूरी एक्टिविटी, क्विज, असेंबल, गिविंग होमवर्क, फिजिकल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होगा? गिविंग होमवर्क। होमवर्क को अच्छा माना ही नहीं जाता है कि बच्चे के लिए ज़्यादा कराएं, तो इसमें सी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। होमवर्क सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों में सेल्फ स्टडी की भावना आए, ठीक है, सेल्फ स्टडी करना सीखे कि अकेले कैसे करना है। इसके बाद है 7 years ओल्ड स्टूडेंट इज अनेबल टू रीड एज पर द क्लास लेवल। 7 साल का एक बच्चा अपने क्लास के स्तर पे पढ़ने में सक्षम नहीं है। द टीचर शुड, अध्यापक को क्या करना चाहिए? गिविंग हिम रीडिंग एक्सरसाइज ऑफ ए लोअर लेवल, एक स्तर नीचे की पढ़ने के लिए एक्सरसाइज देनी चाहिए। इन्फॉर्म द पेरेंट्स, माता पिता को बताना चाहिए। डिटेन हिम इन द सेम क्लास, उसको सेम क्लास में रखना चाहिए। ट्राई टू फाइंड आउट द कोज विद एक्सपर्ट हेल्प। तो डी ऑप्शन सबसे ठीक हो जाएगा कि हम उसके कारणों का पता लगाएं कि किस वजह से वो पढ़ने में सक्षम नहीं है और उसके बाद उसको रेमेडियल टीचिंग करें, उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है? ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ हजार्डस, विकास के प्रत्येक स्तर पर अपने खतरे हैं, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट इज़ नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, विकास को दीपक के द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता है, बढ़ा सकते हैं हम। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चर चेंजेस, सांस्कृतिक चीज़ें विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, डेवलपमेंट के प्रत्येक स्तर की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उद्दीपक के द्वारा विकास को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद है हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर, वंशानुक्रम को समाज में कैसे माना जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनामिक, स्टैटिक। स्टैटिक माना जाता है हेरिडिटी को, वंशानुक्रम को स्टैटिक माना जाता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। इनमें से लेट चाइल्डहुड की कौन सी विशेषता नहीं है? लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, साधारण खेलों के लिए शारीरिक कौशल होते हैं। अचीविंग ए मस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल, स्त्री और पुरुष के अपने अपने रोल प्ले करना। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, स्वयं के कार्य खुद कर लेना, जैसे कपड़े पहनना, नहाना। लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, अपने साथी समूह के साथ रहना। तो ये सब भी ठीक है। बी ऑप्शन अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है कि बच्चे को पता लग जाता है अपने मम्मी को, लड़का अपने पापा की तरह बिहेवियर करना शुरू कर देता है और लड़की अपनी मम्मी की तरह,
कि ठीक है लड़के बाहर जाते हैं, लड़कियां घर का काम करती है, ऐसे अपने मम्मी पापा को देख के वो अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद है विच इज़ द मोस्ट अनरिलायबल प्रिडिक्टर ऑफ द लेवल ऑफ ए चाइल्ड एजुकेशनल अचीवमेंट। इनमें से कौन सा बच्चे के एजुकेशनल अचीवमेंट को, शैक्षिक स्तर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता का बैकग्राउंड क्या है, क्लास बिहेवियर, क्लास में क्या बिहेवियर है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, उसका सामाजिक स्तर पे सोशल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की हाइट और वेट क्या है। तो इसमें सबसे लीस्ट डी हो जाएगा, हाइट एंड वेट ऑफ चाइल्ड, क्योंकि बच्चे की हाइट और वेट के हिसाब से आप नहीं बता सकते कि उसका शैक्षिक स्तर क्या होगा बच्चे का। ठीक है, अगर किसी के पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे मोस्टली उनका एजुकेशनल लेवल अच्छा होता है। क्लास बिहेवियर, क्लास में बच्चे के बिहेवियर देख के आप जज कर सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसा मोस्टली होता है कि अगर बच्चा गरीब है तो उसको पढ़ने के लिए सभी सुविधाएं नहीं मिली होगी तो उसका एजुकेशनल अचीवमेंट हो सकता है कि लो हो, लेकिन सभी सिचुएशन में ठीक नहीं है। लेकिन इनको देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ बच्चे का शैक्षिक स्तर क्या होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था का कौन सा गुण नहीं है, विशेषता नहीं है। प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, प्ले एज। तो प्री गैंग एज जो टोली की आयु होती है वो हमारी होती है लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद है अनुकरण की अवस्था, बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड में पाई जाती है। क्वेश्चनिंग एज, बच्चा क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है, ठीक है बिल्कुल। प्ले एज, खेलने की आयु होती है, अर्ली चाइल्डहुड होती है। तो इसमें प्री गैंग एज होती है। प्री गैंग एज टोली की आयु उत्तर वाले अवस्था को ज़्यादा माना जाता है। इसके बाद है TLM शुड बी यूज्ड टू मेक टीचिंग मोर यूजफुल। TLM है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मेक टीचिंग मोर यूजफुल, ठीक है। मेक टीचिंग इम्प्रेसिव, अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, मूर्त एग्जाम्पल बनाने के लिए कि बच्चे के सामने चीज़ों को दिखाए मटेरियल को और उसके बाद उन्हें समझाए, ठीक है। फैसिलिटेट लर्निंग, और अधिगम को सुगम बनाने के लिए। तो डी ऑप्शन ठीक है, जिसमें क्योंकि डी ऑप्शन इन तीनों को ही खुद के अंदर रखे हुए हैं, समाहित किए हुए हैं कि ठीक है ये तीनों चीज़ें फैसिलिटेट लर्निंग में हो जाएगी। इसके बाद है इन इवेल्युएटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम एन इम्पोर्टेंट सोशल कंसिडरेशन इज। रिसर्च प्रॉब्लम की महत्वपूर्णता को जानने के लिए एन इम्पोर्टेंट सोशल कंसिडरेशन इज द जेन्युइन इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर इन द प्रॉब्लम, practical value of the findings to educationists, parents and social workers, necessary skills, abilities and background of knowledge of the researcher, possibility of obtaining reliable and valid data by the research। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि possibility of obtaining reliable and valid data by the researcher, ठीक है। वॉट इज़ द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक जो अनुसंधान होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम्स दैट नीड्स टू बी सॉल्व, ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम होती है उनको ढूंढा जाए। सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक लग रहा है। आइडेंटिफाइंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज दैट नीड टू बी इनकैलकुलेटेड इन द प्यूपिल्स। सबसे बेटर ऑप्शन है डी, कि हम ये कैलकुलेट करें कि बच्चों को कौन सी ज़रूरत है और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है प्रोजेक्टिव टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। प्रोजेक्टिव टेक्निक को, प्रोजेक्ट विधि को क्या मापने के लिए किया जाता है। इंडिविजुअल्स नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक खुद को जानना। इसके बाद है इंडिविजुअल इन्वेंटेड इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को। इंडिविजुअल्स डोमिनेंट फीलिंग्स, इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, needs which are generally repressed by the individual and are stored up in unconscious mind, individuals value system। तो इसमें सी ऑप्शन सबसे करेक्ट है, क्योंकि इसमें आपके तीनों जो BS ब्लूम ने 3 डोमेन दिए हैं आपके, साइको, इमोशंस और तीनों ही उसमें आप चेक कर रहे हो और आपके अनकॉन्शियस माइंड की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा। फैक्ट्स, ट्रूथ्स, ऑब्जर्वेशन, मार्क्स ऑब्टेंड। डेटा क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द अदर 3।
लॉजिकल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, सैम्पलिंग वैलिडिटी, करिकुलर वैलिडिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर थ्री. तो इसमें सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सैम्पलिंग वैलिडिटी, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन सैम्पलिंग वैलिडिटी जैसा कुछ नहीं होता है. इसके बाद है विच टेक्निक्स आर मोस्ट यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च. शैक्षिक अनुसंधान में कौन सी चीज़ें मोस्टली यूज की जाती हैं. तो ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सोशियोमेट्री. ऑब्जर्वेशन को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि चीज़ों को देखने के बाद ही हम देखते हैं कि उसने कुछ लर्न किया है या नहीं किया है. इसके बाद है व्हाट डज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड अकॉर्डिंग टू वेन डेलन. सर्वे स्टडीज़, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़, डेवलपमेंट स्टडीज़. तो जो वेन डेलन है उन्होंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में इन तीनों ही चीज़ों को शामिल किया है. तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, सर्वे स्टडीज़, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़ और डेवलपमेंट स्टडीज़. इसके बाद है टू विच आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड. वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, लिटरेरी रिसर्च. इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अंदर और बाहर के दोनों तरफ के आप उनके रिसर्च के दोनों चीज़ों से जुड़े हुए हैं. तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ये दोनों ही चीज़ें होती हैं कि आप उसको पहले जो हुआ था उसको अभी जो हो रहा है उससे दोनों चीज़ों से रिलेट करके रिसर्च करते हैं. इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिकल टेस्ट. दे कैन बी यूज्ड व्हेन डेटा आर इन द फॉर्म्स ऑफ रैंक्स और कैटेगरीज. They can be used in situations where parametric tests are applicable. They yield statements of exact probabilities irrespective of the shape of the population distribution. They are less powerful than the parametric test. इसमें होता है कि नॉन पैरामेट्रिक दो तरह के आंकड़े होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक. तो प्राथमिक आंकड़ों में सामने से जाके खुद आप उन सारे आंकड़ों को इकट्ठा करते हो, और नॉन पैरामेट्रिक में होते हैं कि बस दूसरों से पूछ के और फिर आप उनको बनाते हो. तो इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा. दे आर लेस पावरफुल देन द पैरामेट्रिक टेस्ट. ठीक है. इसके बाद है what type of statistical data are used in educational research. Descriptive statistical analysis, inferential statistic analysis, both of them, none of these. एजुकेशनल रिसर्च में कौन से डाटा यूज किए जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल दोनों. तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इसके बाद है व्हेन द क्वेश्चन आर प्रेजेंटेड टू द रेस्पॉन्ड्स इन ए फेस टू फेस सिचुएशन and the interviewer rather than the subjects fill out the query, it is called an inventory, questionnaire, a schedule or a test. When the question are presented to the respondents in a face to face situation, तो ये क्या होता है, क्वेश्चनेयर होता है. जैसे इंटरव्यू होता है ना आमने सामने बैठ के तब, लेकिन इसमें इंटरव्यूअर नहीं होता है, सामने सब्जेक्ट होते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं. तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा. इसके बाद है एन असेसमेंट इज डैश इफ इट इज़ कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट्स. वैलिड, इनवैलिड, रिलायबल, अनरिलायबल. आप एक असेसमेंट करते हो और उसको बार बार चेक करते हो, आपको सेम ही नंबर मिलते हैं. आपने एक टेस्ट लिया, आपने कितने भी टीचर से उसको चेक कराया, आपको 9 नंबर आ रहे हैं 10 में से, तो सब में 9 मिलेंगे. तो इसको क्या बोलते हैं, रिलायबल बोलते हैं, विश्वसनीय. वैलिड तब होता है जब आप किसी एक उद्देश्य के लिए बनाते हो और सेम ही उद्देश्य के लिए उसमें सारे क्वेश्चन होते हैं, वो वैलिड होता है. ठीक है. अनरिलायबल तब होता जब अलग अलग चेक करते, अलग अलग लोग, अलग अलग अध्यापक चेक करते, अलग अलग आपको मार्क्स मिलते, तो अनरिलायबल हो जाता है. इनवैलिड होता कि आपने बनाया तो पेपर किसी और उद्देश्य के लिए था, लेकिन उसमें चेक कुछ और हो रहा है, आपने क्वेश्चन अलग ही लेवल के डाल दिए, तो वो इनवैलिड हो जाएगा. इसके बाद है एन असेसमेंट इज वन विच मेजर दैट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर. देखो वही आ गया वैलिड. तो एक असेसमेंट जिसमें आपको जो मेजर करना है वो ही मेजर करोगे, तो वो कौन सा होगा, वैलिड होगा. ठीक है. इसके बाद है
द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोग्राम इज कॉल्ड इन एजुकेशन। लर्निंग को अधिक बढ़ावा देने के लिए जब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आईसीटी बोलते हैं, सबको पता है। ठीक है, इसके बाद है विच फिलोसफर गेव द आइडिया दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। किस फिलोसफर ने ये आइडिया दिया है कि बच्चों की जो एजुकेशन होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर टिकी हुई होती है? तो जॉन डीवी ने बोला था। ठीक है, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म की थ्योरी किसने दी थी? एम्पेरिसिज्म की थ्योरी दी थी जॉन लॉक ने। ओके, इसके बाद है हु गेव द टोटलिटी कॉन्शियस आइडियाज। तो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड का आइडिया किसने दिया था? हिलगार्ड, वुडवर्थ, जीन पियाजे, हर्बर्ट स्पेंसर, हिलगार्ड, वुडवर्थ। हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था कॉन्शियस आइडियाज। इसके बाद है विच एजुकेटर प्रेजेंट्स लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये तीनों अधिगम के जो नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए थे। तो 3 मुख्य नियम में लॉ ऑफ रेडीनेस की तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ सीखने के लिए तत्पर है तो वो तब ही सीखेगा। जैसे कि घोड़े को तालाब तक लेके जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। ये लॉ ऑफ रेडीनेस में आता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या आता है कि अगर बार बार आप एक ही चीज़ को अभ्यास कर रहे हो तो आप उसको करना सीख जाओगे। उसके बाद है लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपको उसका फल अच्छा मिलेगा तो आप उस काम को कर लोगे, वरना नहीं करोगे। जैसे आपने होमवर्क किया और अगर आपके टीचर ने आपको उसके ऊपर कुछ आपको टॉफ़ी दे दी तो आप रोज़ होमवर्क करके लेके आओगे, लेकिन उसने अगर आपको थप्पड़ मार दिया तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप करके ही लेके आओगे होमवर्क। Who said that these situations are mental evolution that are aspects of conflict and anxiety। ये स्टेटमेंट है कि these situations are mental evolutions that are aspect of conflict and anxiety। एंजाइटी और उसके कॉन्फ्लिक्ट का एस्पेक्ट किसने दिया था? राल्फ टेलर ने दिया था। इसके बाद है फॉर्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट लर्नर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, प्लान प्रोग्राम ऑफ स्टडी। फॉर्मल एजुकेशन होती है जो आपको प्रॉपर स्कूल में दी जाती है। ठीक है, प्रॉपर स्कूल में जो लर्निंग दी जाएगी वो क्या होगी? वो प्लान होगी सब कुछ, कि आपका क्या करिकुलम होगा, कौन से टीचर होंगे, कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ाएगा, उनके एप्टीट्यूड्स क्या होंगे, ये सब कुछ फॉर्मल एजुकेशन में आएगा और ये सब कुछ प्लान होता है सब कुछ। At the end of 19th century, which philosopher formulated laws of learning as a result of his experiments with animals? एनिमल्स के साथ एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर प्रयोग। ठीक है, इसके बाद है सक्सेसफुल एजुकेशनल रिसर्च प्रैक्टिसेस। Successful educational practices evolve from the application of dash methods, analog, scientific, virtual, टेक्निकल। तो सक्सेसफुल जो एजुकेशनल प्रैक्टिस होती है वो साइंटिफिक ही होती है, ऐसे कोई तुक्के मार के कोई भी रिसर्च नहीं की जाती है। ठीक है, इसके बाद है बाय जेनेटिक मेथड ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड। जो जेनेटिक मेथड होता है मनुष्य के विकास को, मानव विकास को, कैन बी यूटिलाइज। उसको यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से। इसके बाद है टीचर आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। अध्यापक किससे जुड़े हुए होते हैं? लर्निंग से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद है द टीचर कैन प्रोवाइड द काइंड ऑफ स्टिमुलेशन टू एनेबल द चाइल्ड टू बिकम ए लर्नर, क्वालिटी, सोशल, इंटरेस्टिंग, एक्टिव। तो जब बच्चे को स्टिमुलेशन दिया जाएगा कि ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा? एक्टिव लर्नर बच्चों को बना देगा। ठीक है, इसके बाद है चिल्ड्रन शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डैश द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन स्कूल, लीन, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक्सपीरियंस हो जाएगा, कि बच्चों को एक्सपीरियंस करके चीज़ें सिखाई जाए।
ना कि उन्हें सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट कराया जाए कि ठीक है रटवा दिया सब कुछ, ये करना है। एक्सपीरियंस करा के जो भी कुछ सिखा रहे हो प्रैक्टिकल कराओ, एक्सपीरियंस कराओ और उसको सिखाओ। In 1974, University Grants Commission was established in इस्लामाबाद। ठीक है, इसके बाद है द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स ऑफ डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बोथ डिग्री कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन थी वो दोनों कराती थी, डिग्री कॉलेज भी थी और वो यूनिवर्सिटी भी थी। इसके बाद है in the organization of the school, the basic determining factor is the of a school curriculum, management, social life और trainers। करिकुलम होना चाहिए किसी भी स्कूल का कि आप बच्चों को क्या करा रहे हो। करिकुलम में उसकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है कि आप पढ़ाई के साथ साथ उनको क्या कुछ करा रहे हो, वो सब कुछ एक स्कूल के फैक्टर को बताएगा कि स्कूल कितना अच्छा है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947 देयर वर डैश कॉलेजेस इन वर्किंग। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे तो कितने कॉलेज उस टाइम पर थे? तो उस टाइम पर थे 40, 45, 50, 55, 40 कॉलेज थे उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद है At the time of partition in 1947, there were dash universities in working। कितनी यूनिवर्सिटीज़ वर्किंग थी? 2 यूनिवर्सिटीज़ वर्किंग थी उस टाइम पे। ठीक है, तो क्या करेंगे? डी ऑप्शन कर देंगे इसमें। इसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द डैश इन केस ऑफ फेडरल यूनिवर्सिटीज़। जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति है वो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ के केस में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, रेक्टर, इंचार्ज। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, काउंसलर। इसके बाद है ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ डैश अचीवमेंट। ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज द रियल टेस्ट ऑफ डैश अचीवमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा? लर्निंग को ही इवेलुएट कर रहे हैं तो लर्निंग अचीवमेंट। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा।